19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान में 28 साल पहले लापता हुए शख्स का अब मिला शव। ग्लेशियर में दब जाने से लापता हुआ था युवक, ग्लेशियर के पिघलने पर मिला शव। शिनाख्त कर की गई पहचान। जंग में परमाणु वैज्ञानिक ने की थी ईरान से गद्दारी, मोसाद को पहुंचा रहा था साथी वैज्ञानिक की जानकारी। खमेनी की पुलिस ने फांसी पर लटकाया। ईरान ने इस वैज्ञानिक को दे रखी है परमाणु बनाने की जिम्मेदारी, चाह कर भी नहीं इजराइल के हाथों से अब तक है महफूज। पत्रकार का ट्रंप से सीधा सवाल, आप भी तो रूस से व्यापार करते हैं? सुनते ही जुबान पर लग गया ताला, नहीं दे पाई कोई खासा जवाब। जंग के बाद एक्शन में आए खमेनी, ईरान के राष्ट्रपति के धुर विरोधी को दे दी ये बड़ी जिम्मेदारी। क्या फिर दुनिया देखेगी हिरोशिमा जैसी त्रशादी? न्यूक्लियर वॉर को लेकर दुनिया में क्यों छिड़ी बहस? गाजा के बाद सूडान में भूख का कहर, जानवरों का चारा खाने को मजबूर मुसलमान, 40% बच्चों पर मौत का खतरा। विदेश भेजा था पढ़ने, लौटा जनाजा, सऊदी के छात्र की इंग्लैंड में बेरहमी से कत्ल। आज तारीख है 6 अगस्त 2025 और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों और 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बत में लगातार कमी आने की वजह से हमारे इस बुलेटिन के व्यूज़ घट रहे हैं। ऐसा ना होने दें, हमारी सपोर्ट करें और हमें अपना सहयोग दें। साथ ही आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि आप हमारे दूसरे चैनल N4 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी। आप YouTube पर @News N4 लिखकर सर्च कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जाकर आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वापस आते हैं खबरों पर। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 28 साल से जिस युवक को दिन रात ढूंढा जा रहा था, उसका शव ग्लेशियर में मिला है। खास बात यह है कि 28 साल बाद ही शव पूरी तरीके से सुरक्षित है और कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति एक बर्फीले तूफान के दौरान ग्लेशियर की दरार में गिरकर गायब हो गया था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। मामला पाकिस्तान के कोहिस्तान क्षेत्र का है। यहाँ लेडी वैली में ग्लेशियर पिघलने से बर्फ काफी कम हो गई, इसलिए यहाँ पर चरवाहे जाने लगे। ऐसे ही एक चरवाहे को यहाँ शव दिखा तो उसने पुलिस को इत्तला की। पुलिस को शव के पास से एक पहचान पत्र मिला। इसी के आधार पर शव की पहचान नसरुद्दीन के तौर पर की गई, जो 28 साल पहले गायब हो गया था। पुलिस के मुताबिक 1997 जून में यहाँ एक बड़ा बर्फीला तूफान आया था। उसी वक्त नसरुद्दीन गायब हुआ था। शव को खोजने वाले चरवाहे उमर खान के हवाले से BBC ने लिखा है कि शव पूरी तरीके से सुरक्षित था और कपड़े भी उमर खान के मुताबिक सुरक्षित थे। पुलिस ने नसरुद्दीन का शव होने की पुष्टि की है। स्थानीय लोगों से इसकी और जानकारी जुटाई जा रही है। पता चला है कि नसरुद्दीन की पत्नी 2 बच्चों, जी हाँ, नसरुद्दीन की पत्नी के 2 बच्चे भी हैं। जिस दिन वो लापता हुआ था उस दिन वो अपने भाई के साथ घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहा था। पुलिस ने ये दावा किया है कि दोनों के पारिवारिक कलह की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो ईरान ने अपने ही परमाणु वैज्ञानिक रुज़वे वादी को गद्दारी के आरोप में फांसी पर लटका दिया है। ईरानी सरकार के मुताबिक सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश पर वादी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वादी पर जून 2025 में इजराइल के साथ जंग के दौरान मोसाद के लिए जासूसी का आरोप लगा था। ईरान के सर्वोच्च न्यायपालिका के मुताबिक वादी ने अपने दोस्त और मुल्क के एक परमाणु वैज्ञानिक के बारे में मोसाद को जानकारी दी थी। इसी जानकारी की वजह से उस परमाणु वैज्ञानिक को मोसाद ने मार गिराया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक दोस्तों अगर मैं बात करूं तो रुज़वे को फरवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में उन पर आरोप था कि उन्होंने ईरान के परमाणु केंद्रों की जानकारी इजराइल से साझा की है और जासूसी के लिए उन्होंने कम से कम 5 मौक़ों पर मोसाद के एजेंटों से मुलाकात की थी। इजराइल का कहना है कि
कि उसके जासूस पिछले कई सालों से ईरान में रह रहे हैं। मोसाद की जानकारी के बूते पर ही इजराइल ने ईरान के 12 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो ईरान और रूस की दोस्ती अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मध्य पूर्व में तनाव और यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों ही देशों ने अपने संबंधों में लगातार व्यापार से लेकर सुरक्षा क्षेत्र में मजबूती प्रदान किया है, एक दूसरे को मजबूत किया है। जहां रूस को ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल दे रहा है तो वहीं रूस ईरान को परमाणु प्रोग्राम के आगे बढ़ाने के लिए खास तकनीकी मदद दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि परमाणु वैज्ञानिकों ने पिछले साल रूस का गुप्त दौरा किया था ताकि वो परमाणु हथियार उत्पादन से संबंधित तकनीकी पर काम कर सके और इसी वजह से रूसी संयंत्रों का निरीक्षण जो है रूस के अंदर किया गया। फाइनेंशियल टाइम्स के दस्तावेज और कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के आधार पर अपनी ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मियों ने 4 अगस्त 2024 को मॉस्को का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर किया था और तेहरान स्थित एक परामर्श फर्म के कर्मचारी होने का दावा करते हुए ये यात्रा की गई थी। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता कि रूस के साथ अमेरिका व्यापार करता है या नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि मुझे ये संबंध में कुछ भी नहीं पता, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दिए जाने के बाद नई दिल्ली की ओर से रूस के साथ व्यापार करने का हवाला दिए जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ और जुर्माने की घोषणा की है, जबकि टैरिफ लागू किए जाने को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। राष्ट्रपति की ओर से पहले इसकी समय सीमा 1 अगस्त तय की गई थी, जिसे 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया था। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो इजराइल के साथ चली 12 दिन के जंग के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने नए रक्षा परिषद की मंजूरी दी थी, जिसे नेशनल डिफेंस काउंसिल का नाम दिया गया। अब इसका सचिव भी नियुक्त कर लिया गया है। खामेनी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के कट्टर राजनीतिक विरोधी माने जाने वाले लारीजानी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया है। 68 साल के लारीजानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े जनरल अली अकबर अहमदियन की जगह लेंगे। अहमदियन को मई 2023 में इस पद पर बिठाया गया था। इस नियुक्ति को कई जानकार ईरान की सत्ता में कट्टरपंथी रुख से हटाकर एक उदार दिशा में आगे बढ़ने के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बुलेटिन में बात करूं तो हिरोशिमा में 80 साल पहले जो हुआ उसका दर्द आज भी ताज़ा है। वो अटैक दुनिया के लिए एक इतिहास नहीं बल्कि चेतावनी है। जी हाँ, बल्कि चेतावनी है कि कैसे एक गलती दुनिया में तबाही मचा सकती है। आज जिस दौर से दुनिया गुजर रही है उससे ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल कुछ देशों में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है उससे ये माना जा रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपने दुश्मन देश पर न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। इससे ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया गया था। तब से अब तक ये गनीमत है कि किसी भी देश ने परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं किया। हालांकि वर्तमान में जैसे हालात है उससे ये माना जा रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है, खासकर अमेरिका और रूस, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में, और अमेरिका और चीन में भी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। यूगोव की तरफ से तो इस पर एक सर्वे भी करवाया गया है जिसमें यूरोप के लोगों ने परमाणु युद्ध की संभावना पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो सूडान में 2 साल से जारी गृह युद्ध ने देश को भयानक मानवीय संकट में धकेल दिया है। पश्चिमी सूडान के अल फाशर शहर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वहां रहने वाले लोग अब जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी जारी की है कि अगर तुरंत मदद नहीं पहुंचा तो हज़ारों लोग भूख से मर सकते हैं। अल फाशर शहर सूडान के उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी में है। मई 2023 से पैरामिलिट्री समूह रैपिड सपोर्ट फोर्स
के कब्जे में है। इस समूह ने शहर के चारों ओर से घेर रखा है, जिसमें मुख्य रास्ता बंद हो चुका है। इसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों के साथ दवाओं की आपूर्ति भी पूरी तरीके से रुक गई है। खाने की कमी की वजह से यहाँ की एक बड़ी आबादी भुखमरी और कुपोषण की चपेट में है। अल-फाशर के एक कैंप में रह रहे उत्थाम अंगोरा ने बताया है कि वहाँ के लोग अब अमवाज नाम का चारा खा रहे हैं, जो आमतौर पर जानवरों को दिया जाता है। ये मूंगफली के छिलकों से तैयार किया हुआ चारा होता है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो अमेरिका और यूरोप देश ने अपने सभ्य होने और दुनिया भर के अमन और शांति झंडा बरदार होने का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। हालांकि इन्हीं मुल्कों में दूसरे देश को लोगों को नस्लीय आधार का निशाना बनाया जाता है। मिडिल ईस्ट और एशिया को तीसरी दुनिया का खिताब देने वाले इन देशों की वजह से कई जगहों पर हिंसा फैली हुई है, जबकि लाखों बेगुनाह मारे गए हैं। सभ्य और शांति पसंद मुल्क का ढिंढोरा पीटने वाले देशों में से एक इंग्लैंड भी है। इल्म हासिल करने और बेहतर भविष्य की तलाश में इंग्लैंड पहुंचे एक मुस्लिम नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मृतक इंग्लैंड के मशहूर शहर कैम्ब्रिज में रहकर पढ़ाई कर रहा था और मृतक छात्र की पहचान सऊदी अरब निवासी मोहम्मद अल कासिम के रूप में हुई है। सऊदी छात्र की बेरहमी से कत्ल की घटना ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोगों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पीड़ित के प्रति हमदर्दी और नाराजगी पैदा कर दी है। इससे पहले भारत के भी कई नौजवानों को यूरोपियन देशों में नस्लीय हिंसा का शिकार होना पड़ा था। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के एक डेटा साइंटिस्ट को आयरलैंड में महज इसलिए हिंसा का शिकार होना पड़ा क्योंकि वो भारतीय था। दोस्तों, आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। इस बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट कीजिए। हमारे नए चैनल से जुड़िए। शुक्रिया दोस्तों, शबा खैर।